अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है सकून दिल। किस्त नंबर 1, मुसन्निफ़ा बेला शाह। सुबह सादिक की पहली किरण अभी उफ़क़ पर नमूदार भी ना हुई थी कि फजर की अजानों की पुरसोज सदाएं हर सिमत गूंजने लगीं। यूँ महसूस होता था जैसे पूरी कायनात अपने रब के हम्द में सर झुकाए खड़ी हो। ठंडी हवा के नरम झोंके खिड़की के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे, जबकि कमरे में फैली खामोशी एक अजीब सा रूहानी सुकून अपने दामन में समेटे हुए थी। इस पुरसुकून माहौल में अरीब शाह कमरे के एक गोशे में बिछी जाए नमाज पर सजदाए रेज़ था। इसका माथा आजिज़ी से ज़मीन को छू रहा था और अपने दिल अपने रब के हुजूर राज़ो नियाज़ में मसरूफ़ था। इसके लबों पर मध्यम सी सरगोशियों की सूरत में दुआएं जारी थीं, जबकि बंद आँखों के गोशे से चंद आंसू निकलकर खामोशी से जाए नमाज में जज़्ब हो रहे थे। शायद वो अपने रब से वो सब कह रहा था जो कभी किसी इंसान से न कह सका था। वो दुनिया के हर शोर से बेनियाज़ सिर्फ अपने रब की कुर्बत में खोया हुआ था। इस लम्हे न इस वक्त का एहसास था दुनिया की किसी ख्वाहिश का। इसके लिए इस वक्त सबसे बड़ी हकीकत इसका सजदा था और वो सुकून जो इसे अपने रब के सामने सर झुकाने से मिलता था। दूसरी तरफ दिलवश दुनिया व फ़हम से बेखबर अपने आलीशान कमरे के नरम व मुलायम बिस्तर पर सुकून से महव ख्वाब थी। इसके चेहरे पर फैली मासूमियत और होठों पर उभरती हल्की सी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो किसी हसीन ख्वाब की दुनिया में खोई हुई है। खिड़की से छन कर आती सुबह की सुनहरी किरणें आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे को छू रही थी, मगर वो इन सब से बेनियाज़ पुरसुकून नींद के मज़े ले रही थी। वो इस हकीकत से बिल्कुल लाइल्म थी कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी किस्मत खामोशी से ऐसी कहानी लिखना शुरू कर देती है जिसका एहसास इंसान को बहुत बाद में होता है। फ़िलहाल तो इसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था, मगर आने वाला दिन इस सुकून का नया मतलब देने वाला था। सुबह का वक्त था और शाह हाउस हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। हर तरफ हल्की हल्की भाग दौड़ जारी थी। कोई दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो कोई यूनिवर्सिटी और स्कूल के लिए जल्दी में था। सबसे ज़्यादा मुँह बसूड़े बैठी थी नन्ही इफ़रा शाह, जिसका आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी दिल न था। वो बार बार कोई न कोई बहाना बना रही थी, मगर घर वालों को खूब मालूम था इसके बहाने रोज़ के थे, इसलिए आखिरकार इसे स्कूल जाना ही था। इधर दुदैत शाह और अदनान शाह यूनिवर्सिटी जाने की मुकम्मल तैयारी करके डाइनिंग हॉल में नाश्ते में मसरूफ़ थे। डाइनिंग टेबल पर घर के तकरीबन तमाम अफराद मौजूद थे। बावर्ची खाने में जहरा बेगम और इनकी देवरानी हिदा हसन शाह मुलाजिमों के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी। कभी किसी के सामने जूस रखा जा रहा था, कभी पराठे और आमलेट पेश किए जा रहे थे, तो कभी चाय और कॉफ़ी के मग एक एक करके मेज़ पर सजाए जा रहे थे। डाइनिंग टेबल के सिरे पर मखसूस कुर्सी पर ख़ानदान के बुज़ुर्ग कागजी फरहान शाह नहायत बावक़ार अंदाज़ में तशरीफ़ फरमा थे और इनके दाई जान इनके दोनों बेटे हसाम शाह और हसन शाह बैठे थे, जबकि इनकी बराबर वाली नशिस्त पर अरीब शाह सुकून से नाश्ते में मसरूफ़ था। नाश्ते के दौरान वो अपने वालिद और चचा और दादा के साथ कारोबार के चंद अहम मामलात पर संजीदगी से गुफ्तगू भी कर रहा था, जिससे इसकी समझदारी ज़िम्मेदारी साफ ज़ाहिर हो रही थी। मगर इस वक्त अगर किसी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी, वो था शाह ख़ानदान का सबसे शरारती और सबका लाडला हुसैन शाह। साहबजादे को न यूनिवर्सिटी जाने की फ़िक्र थी, न वक्त की कोई परवाह। जनाब अभी तक अपने कमरे में लिहाफ ओढ़े मज़े से नींद पूरी करने में मसरूफ़ थे, गोया दुनिया में इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ही न हो।
नाश्ते के दौरान अचानक आगा जी फरमान शाह इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और मुँह हल्की सी सुखेड़ते हुए बोले, हुसैन कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आया। इनके सवाल पर घर की छोटी बहू आलिया हसन शाह हल्की सी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, बाबा जान, मैंने इसे कई बार आवाज़ दी मगर साहबजादे हर बार यही कहते हैं, बस 5 मिनट, और फिर दोबारा कंबल ओढ़ कर सो जाते हैं। इनकी बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई। आखिरकार हुसैन शाह की आदत पूरे घर को अजबर थी। तभी अदीब ने काफ़ी का मग मेज़ पर रखा और इत्मीनान से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं ले आता हूँ शहजादे को, ये कहकर वो सीधा हुसैन शाह के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सामने हुसैन शाह लिहाफ में मुकम्मल तौर पर सिमटा हुआ गहरी नींद के मज़े ले रहा था। अदीब उसके करीब जाकर बोला, हुसैन उठ जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जवाब में सिर्फ एक बेजार सी आवाज़ आई, 5 मिनट और प्लीज़। अदीब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके बाल बिखेरते हुए दोबारा कहा, अगर मैं अकेला वापस चला गया तो अगर जी खुद तुम्हें उठाने आएंगे, फिर मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। ये सुनते ही हुसैन ने फ़ौरन आँख खोली, फिर अदीब के चेहरे को देखा और मुंह बनाते हुए उठ बैठा। सिर्फ आपके लिए उठ रहा हूँ, वरना आज यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा न था। अदीब हंस दिया और इसके कंधे पर हल्की सी चपेट लगाकर बोला, चलो ज़्यादा ड्रामे मत करो, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चंद ही मिनटों बाद दोनों भाई डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। हुसैन को देखते ही सबने इत्मीनान का साथ दिया, जबकि फरशा ने शरारत से छेड़ा, वाह शहजादे सलामत, आखिर जाग ही गए। जिस पर हुसैन ने इसे घूरते हुए कहा, ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हें भी स्कूल जाना है। इसकी बात पर पूरा हाल कहकों से गूंज उठा। नाश्ता ख़त्म होते ही हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगा। कोई दफ्तर के लिए निकला, कोई यूनिवर्सिटी और कोई स्कूल के लिए। ये था शाह खानदान, मोहब्बत, एहतराम और अपनायत से भरा एक ऐसा घर जहाँ हर सुबह फजर की नमाज से शुरू होती थी और घर के तकरीबन तमाम अफराद नमाज अदा करने के बाद अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते थे। अलबत्ता अगर किसी को सुबह जल्दी उठने से सबसे ज़्यादा शिकायत थी तो वो थे हुसैन शाह और नन्ही इफ़रा शाह, जिन्हें रोज़ सुबह बिस्तर छोड़ना किसी बड़ी जंग से कम महसूस न होता था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिलवश अभी तक अपने नरम व मुलायम ख्वाबगाह में सुकून से महू ख्वाब थी। इसे वक्त गुजरने का ज़रा भी एहसास न था। इतने में कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और इसके वालिद ऊज खानज़ादा इसकी वालिदा उरूज खानज़ादा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। इन्होंने पर्दा हटाया तो सुबह की रोशन किरणें कमरे में बिखर गईं। दिलवश उठ जाओ बेटा, 9 बजने वाले हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? उस खानज़ादा की आवाज़ सुनते ही दिलवश ने चौंक कर आंखें खोली। जैसे ही इसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई और घबराकर फ़ौरन बिस्तर से उठ बैठी। ओ मामा, आपने पहले क्यों नहीं जगाया? आज फिर लेट हो गई हूँ। अपनी ही बात पर बड़बड़ाते हुए वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद जल्दी तैयार होकर कंधे पर अपना बैग लटकाए सीढ़ियाँ उतरती हुई डाइनिंग हॉल में आ पहुंची। नीचे आते ही इसकी नज़र सबसे पहले अपने प्यारे दादाजान सुभान खानज़ादा पर पड़ी, जो हस्ब मामूल अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दादाजानो। दिलवश ने मोहब्बत से इनके गले में बाहें डाल दी। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, आज भी शहज़ादी देर से जागी। सुभान खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। दिलवश ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर सर हिला दिया। इसके वालिद फ़हीम खानज़ादा और चचा फ़ारूक खानज़ादा एक ज़रूरी मीटिंग के बाद सुबह ही दफ्तर से रवाना हो चुके थे, इसलिए आज नाश्ते की मेज़ पर इनकी कमी महसूस हो रही थी। अलबत्ता इसके छोटे चचा सुकून से नाश्ता कर रहे थे, जबकि इनके बराबर में फ़ारूक खानज़ादा के जुड़वा बच्चे नादिश और सहमद हमेशा की तरह एक दूसरे को छेड़ने में मसरूफ़ थे। दोनों जुड़वा ज़रूर थे, मगर इनकी नोक झोंक पूरे घर
की तफरीह बनी रहती थी। मेरा जूस मत पीना, नाजिश ने गुस्से से कहा। पहले तुम मेरा पराठा वापस करो, अहमद ने फ़ौरन जवाब दिया। दोनों की बचकाना तकरार देखकर डाइनिंग हॉल में मौजूद सब लोग हंस पड़े, जबकि छोटे चचा ने मसनूई सख्ती से दोनों को बोला, बस करो दोनों तुम, सुकून से नाश्ता कर लो, कॉलेज भी जाना है। तो दिलवश भी इनकी शरारतें देखकर हंस दी। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सबसे बातें करती रही, मगर इसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। भाई अभी तक नहीं आया? इसने हैरत से पूछा। वो सुबह सवेरे ही एक ज़रूरी काम से निकल गए थे, शायद रास्ते में हो, उस खानज़ादा ने जवाब दिया। इतने में मेन गेट के बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। चंद लम्हों बाद आयुष्मान खानज़ादा अंदर दाखिल हुए। इतने में मेन गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। चंद लम्हों बाद आयुष्मान खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। इसकी आवाज़ सुनते ही दिलवश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो फ़ौरन इसके पास गई। वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई, आपके बगैर तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। आयुष्मान हंसते हुए इसकी सर हल्की सी चपेट लगाई। डराओनी, पहले वक्त पर उठना सीख लो, फिर बातें करना भाई। दिलवश ने मसनूई नाराज़गी से मुंह बनाया, जिस पर सब हंस दिए। कुछ देर बाद सब ने अपना नाश्ता मुकम्मल किया, फिर हर कोई अपने अपने काम की तरफ रवाना हो गया। दिलवश ने अपने दादा जान से दुआएं ली, वालिदा को गले लगाया और मुस्कुराते हुए आयुष्मान के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। दूसरी तरफ अदीब शाह भी ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था, अलबत्ता आज इसके साथ हुसैन शाह भी गाड़ी में मौजूद था, क्योंकि गुज़िश्ता रात अपनी गाड़ी एक खंबे से हल्की सी टकरा कर लाए थे। नतीजतन आगा जी ने फ़ौरन गाड़ी की चाबी अपने कब्ज़े में ले ली थी और हुक्म सादिर कर दिया था कि आइंदा चंद दिन हुसैन यूनिवर्सिटी अदीब के साथ ही जाएगा। भाई इतनी सी तो टक्कर लगी थी, आगा जी ने तो ऐसे रिएक्ट किया जिससे मैंने पूरी गाड़ी ही उड़ा दी हो। हुसैन ने मुंह बनाते हुए कहा। अदीब ने एक सरसरी सी नज़र इस पर डाली और हल्का सा मुस्कुरा दिया। गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है, अब खामोशी से बैठो। हुसैन ने बेबसी से एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। उधर दूसरी जानिब आयुष्मान खानज़ादा अपनी बहन दिलवश को कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। इस्लामाबाद का मौसम हस्बे मामूल खुशगवार था। हल्की हल्की बारिश ने सड़कों को धो दिया था और ठंडी हवा माहौल में मज़ीद ताज़गी घोल रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर मामूली सी बेहतियाती की वजह से दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से हल्का सा टकरा गई। दोनों ड्राइवर फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरे। आई एम सॉरी, मेरी ज़रा सी गफलत थी, आयुष्मान ने मोदबाना अंदाज में कहा। अदीब ने गाड़ी का जायज़ा लिया। खुशकिस्मती से सिर्फ मामूली सा निशान आया था। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। दोनों ने मुसाफा किया। मामला वहीं ख़त्म हो गया। गाड़ी में बैठी दुर्अदन बेख्तियार खिड़की से बाहर देखा। इसकी नज़र पहली बार अदीब शाह पर पड़ी। सादा सफ़ेद शर्ट, घड़ी, गाड़ी की तरफ एक सरसरी सी नज़र, चेहरे पर संजीदगी और लहजे में गैर मामूली वक़ार। ना इसने इधर देखा, ना किसी गैर ज़रूरी गुफ्तगू में वक्त ज़ाया किया। आयुष्मान से मुख्तसर बात करके वो खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठ गया। न जाने ले क्यों दुर्योधन की नज़र चंद लम्हों के लिए इसी पर ठहर गई। ये मोहब्बत नहीं थी, शायद सिर्फ एक अनजाना सा तजस्सुस या फिर किसी अनजानी शख्सियत का पहला तासुर। आयुष्मान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चलो पहले ही देर हो रही है। दुर्योधन ने चौंक कर अपनी सोच से बाहर आई, खामोशी से सर हिला दिया, मगर न जाने कि वो पुरसुकून सा चेहरा इसकी जहन में नक्श हो गया था। इधर गाड़ी चलते ही हुसैन शाह की ज़बान फिर दोबारा चल पड़ी। भाई आज आगा जी को ज़रूर बताऊंगा, इनका सबसे फर्माबरदार पोती की गाड़ी की टकराई है, अब सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं रहा। इसकी बात सुनते ही अदीब बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पहले ये देख लो कि मेरी गाड़ी का नुकसान कितना हुआ है, फिर शिकायतें करना। हुसैन ने हंसते हुए दोनों हाथ उठा दिए। जी हुजूर, जैसा हो। हल्की बारिश के दरमियान दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गईं।
مگر قسمت شاید خاموشی سے اپنی کہانی کا پہلا ورد پلٹ چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔